हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एंशिएंट हिस्ट्री क्लास चल रही है और एंशिएंट हिस्ट्री पूरा समाप्त हो गया, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज उसका पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी वीडियो नहीं देखे तो आप ऑनलाइन तैयारी के प्लेलिस्ट में जाइए और एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी वीडियो है आप उसको पहले देखिए, इसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहरों को पहली बार किसने देखा? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो उस हड़प्पा के खंडहर को पहली बार किसने देखा? तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? चार्ल्स मेसन। कब खोजा और कब देखा था? 1826 में। तो हड़प्पा के खंडहरों को पहली बार किसने देखा? चार्ल्स मेसन ने। नेक्स्ट है, अधिकतम हड़प्पा शिलालेख कहां दर्ज थे? कहने मतलब हड़प्पा जो शिलालेख थे वो किसमें दर्ज थे? तो मुहरों पे दर्ज थे। मुहर होते थे, उसमें हड़प्पा लेख लिखे रहते थे, ठीक है, तो उसको क्या कहते थे? उसे मुहर कहते थे। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रथम खगोलीय वेधशाला किस स्थान पर मिली है? वेधशाला मतलब आपको पता है वेद क्या होता है? इलाज का है। तो जहां पे इलाज होता था, जो भी हड़प्पा कालीन समाज था वहां पे लोग बीमार पड़ते थे, तो वहां पे जो क्लिनिक था, मान के चलो आप क्लिनिक से समझिए, तो क्लिनिक का साक्ष्य कहां पे मिला है? तो धौलावीरा में मिला है। कहां पे मिला है? धौलावीरा। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में वेधशाला का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पा स्थल को ब्लैक बेंगल कहा जाता है? कहने का मतलब हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा स्थल था जहां पे काली चूड़ियां मिली है? तो काली चूड़ियां मिली है कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता दो स्थल है जो भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो फर्स्ट है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का सबसे, या हड़प्पा बोलो या सिंधु घाटी सभ्यता बोलो, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा महानगर कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। और सेकंड में कौन था? वो हड़प्पा था। और ये दोनों पाकिस्तान में स्थित है, ये दोनों भारत में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहा। लोहा कब मिला? तो वैदिक सभ्यता में क्या मिला? लोहा। इसलिए वैदिक सभ्यता को लोह युग भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा का मांडा नगर किस नदी तट पर स्थित है? चेनाब नदी। जब हड़प्पा चैप्टर में पढ़ाए थे उसमें देखे थे हम लोग, ये था नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। नॉर्थ में हड़प्पा ये क्या है? तो हड़प्पा कालीन स्थल का विस्तार है। हड़प्पा का ये क्या है? विस्तार है। नॉर्थ में कहां तक था? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। नदी क्या? चेनाब नदी। स्थान मांडा। दक्षिण में क्या था? दैमाबाद। दैमाबाद था। दैमाबाद है कहां? महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ईस्ट में क्या था? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और पूरब में क्या था? तो आलमगीरपुर है कहां? यूपी में। ये दास्क नदी, ये हिंडन नदी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल का मांडा किस नदी किनारे तट पर स्थित है? तो वो है चेनाब नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा कालीन स्थल का दैमाबाद किस नदी तट किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी किनारे स्थित है। बलूचिस्तान किस नदी किनारे स्थित है? तो दास्क नदी किनारे स्थित, दास्क। आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी किनारे स्थित है। तो चारों से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? आपको पता है 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही क्या बताया गया है कि गाय सबसे मुख्य, मतलब सबसे संपत्ति का मुख्य क्या है? गाय है। और ऋग्वेद में ही क्या है?
गायत्री मंत्र है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद है। वेद कितने हैं? तो 4 है। तो बहुत सारे प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो शतपथ। ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है? तो यजुर्वेद का जो संकलन है वो बहुत विशालतम है, तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांटकर अध्ययन करते हैं, तो उस छोटे छोटे खंड को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आप इंद्र थे। वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे जब इसका थ्योरी क्लास चल रहा था कि ये ऋग्वेद काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं, किसमें सबसे पहले 4 वर्णों का उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। वर्ण कौन कौन से है? तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो 4 वर्णों का उल्लेख किसमें है? तो पुरुष सूक्त में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में, अभी हम लोग डिस्कस किए, गायत्री मंत्र शामिल है? तो वो भी ऋग्वेद में है। वेदों में किस नदी को विपाशा कहा गया है? और ये विपाशा किस नदी को कहा गया? व्यास नदी को कहा गया है। ठीक है, तो विपाशा वसु से अब याद कर सकते हैं। विपाशा किस ये पौराणिक है। ऋग्वेद काल में व्यास नदी को विपाशा कहा जाता था, और अभी आधुनिक में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद है, ये भी चर्चा की अभी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध किस वंश के संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक। इसका भी थ्योरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को गौतम बुद्ध से जितने भी रिलेटेड या जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस थ्योरी क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध स्तूप क्या है? अब बौद्ध स्तूप क्या है? तो बौद्ध स्तूप है बुद्ध, गौतम बुद्ध, बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों की समाधियां को क्या कहते हैं? बौद्ध स्तूप। इस प्रकार क्वेश्चन ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे डाले। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। तो विक्रमशिला की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, परंतु विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने कर दिया? तो बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, जो बहुत ही खराब काम किया। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? तो सारनाथ में दिया। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहां पे हुई? तो गया में हुई। गया है कहां? तो बिहार में है। किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ है कहां? यूपी में है। पहला उपदेश सारनाथ में दिए। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? सूत पिटक में है। आपको पता है 3 पिटक होते हैं। कौन कौन पिटक? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक है, उसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें है? तो सबसे पहला सूत पिटक में, और सबसे बड़ा सूत पिटक ही है। ठीक है, 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? और जब उपदेश गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया, पर किस भाषा में दिया? तो जन साधारण की भाषा थी पाली, और वही पाली भाषा में उसने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24, और ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, अर्थात जैन धर्म के संस्थापक। कुल कितने तीर्थंकर हुए? मैंने यहां लिखा है 24। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। यहां पे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। सबसे पहला उपदेश सारनाथ यूपी में, और सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध, गौतम बुद्ध, ना कि महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पे दिए? श्रावस्ती में दिए। और सबसे पहला उपदेश कहां पे दिए? सारनाथ यूपी में दिए।
नेक्स्ट है जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई? तो जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई कहां? तो पहली संगीतियां हुई पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र है कहां? तो बिहार में है। तो पहली संगीतियां बिहार में हुई और दूसरी संगीति कहां पे हुई? वल्लभी। वल्लभी है कहां? गुजरात में। तो पहली हुई पाटलिपुत्र में और दूसरी हुई वल्लभी गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद 16 थे। आपको पता है महाजनपद कितने थे? 16। अब महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अगुंतर निकाय से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। और मगध में ही किस वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ये सारे फैक्ट हम लोग थ्योरी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आप ऑनलाइन तैयारी चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए और एंसेट हिस्ट्री से जितने भी थ्योरी है सारे थ्योरी को अपलोड किया गया, आप उसको देखिए। इसके बाद ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ये डिस्कस कर चुके हैं। 16 महाजनपद आपको पता है 16 महाजनपद था। तो 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी कहां थी? तो तक्षशिला थी। तो 16 महाजनपदों में गांधार की राजधानी तक्षशिला। किस महाजनपद की 2 राजधानियां थी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल। मल एक ऐसा महाजनपद था जिसकी 2 राजधानियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभ में मगध की राजधानी कहां थी? तो राजगृह थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, और मगध की राजधानी कहां थी? राजगृह थी। अब इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर लिया था? उसका नाम था उदायन। अब ये उदायन कौन था? तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदायन था। और उदायन ने ही मगध की राजधानी जो पाटली राजगृह था उसको बदल दिया, क्या बना दिया? पाटलिपुत्र को बना दिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता मतलब अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठना। डिस्कस क्या किए थे कि हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु का पुत्र जो उदायन था उसने अपने पिताजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा। मतलब बिंबिसार की हत्या उसका बेटा कर दिया और अजातशत्रु का हत्या उसका बेटा उदायन ने कर दिया। इसलिए उस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं और उस वंश को हर्यक वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मगध के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कहा जाता है। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था जिसे कुनिक कहा जाता था। और बिंबिसार को क्या कहा जाता? तो श्रेणिक कहा जाता था। बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता था और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता। तो ये हुआ एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड 35-36 क्वेश्चन में डिस्कस किए। और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। तो 100-150 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम होने वाली है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।